गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो आपको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ। जो 51 से लेकर 100th नंबर तक इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनके प्रश्न पे अपन चर्चा करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन था, ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हीज आर्ग्यूमेंट्स। आपको सही शब्द देना था। इसमें था साइटेड, साइटेड, साइटेड और साइट। ये साइट तो कोई जगह से संबंधित होता है और ये आ है भरने से संबंधित हो गया। और जो अपन पेश करते हैं ना कि उसने बहुत से इसके समर्थन वाले जो उदाहरण है वो पेश किए, उसका सही आंसर है 2 नंबर साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, चूज द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट। आपको इसका विलोम शब्द बताना था, कौन से वर्ड का वो वर्ड आगे आने वाला है। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कम्प्लेक्स। जो कम्प्लेक्स वर्ड आया था, कम्प्लेक्स का हिंदी अर्थ होता है जटिल, और जटिल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा साधारण। तो इसमें कंपोजिट नहीं हो सकता, इसमें अनकम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, अनकम्पाउंडेड नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा सिंपल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका सही ऑप्शन हमको चयन करना था। तो इसमें दिया था योर्स सिंसियरली, आई एम योर्स सिंसियरली। इसमें करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आजकल जो चल रहा है यानी कि योर्स सिंसियरली में आप इसमें जो वाई होता है वो कैपिटल आता है और आप 1 नंबर को सही मान सकते हैं। योर्स आजकल देखने में प्रश्न में चल रहा है क्योंकि योर सिंसियरली में अपन एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, तो योर सिंसियरली 1 नंबर सही था। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी सूटेबल आर्टिकल। यानी आपको ए एन द में से यूज करना था। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। यानी कि सामान्य अगर लंच खाने की बात हो रही होती हो, उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो उसमें अपन कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते और इसका आंसर होगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। यानी कि ये जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस का दिया हुआ है और पैसिव वॉइस की हमें कौन सी वॉइस में लेके जाना है, एक्टिव वॉइस में लेके जाना है। देखिए इसमें वॉज दिया है तो डेफिनेटली एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा, उसमें टुक का यूज होगा। तो हैज बीन वाला नहीं हो सकता, विल टेक वाला नहीं हो सकता। तो ये देखिए दे टुक डाउन द नोटिस, क्योंकि पैसिव वॉइस में अपन दे को आजकल छोड़ देते हैं इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर। तो इसका सही आंसर होगा ए। इस प्रकार अपने 55 नंबर तक क्वेश्चन हल हो गए। चलिए 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर जो 56 नंबर प्रश्न था, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। यानी कि सही वाक्य का चयन करना है। नोबडी लाइव्स फॉर एवर, कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, अमर नहीं है। नोबडी लाइव्स फॉर एवर, एवरीवन लाइव्स फॉर एवर, नोबडी वांट्स टू लिव एवर। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ये तो ग्रामेटिकल दृष्टि से बिल्कुल इनकरेक्ट है। इन 2 सेंटेंस की बात करूं मैं तो जो बेटर इसका आंसर है वो 1 नंबर माना जाएगा, नोबडी लाइव्स फॉर एवर। लेकिन इसको भी माना जा सकता है, बट इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आंसर नंबर 1 आपका एकदम से क्लियर है, नोबडी लाइव्स फॉर एवर। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। यानी कि स्पीच का वाक्य था, हमें स्पीच का वाक्य मिला और हमें डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड ओ आई एग्री, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। अगर इसकी अपन बात करें तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड, ही एक्सक्लेम्ड ओ, यानी कि अपन एक्सक्लेमेटरी वर्ड को नहीं रखते, कट हो जाएगा। ही सेड यानी दोबारा सेड नहीं रखना है, ही सेड एक्सेप्ट नहीं रखना। तो सही आंसर निकल के क्या आ गया, 1 नंबर आ गया। ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। यानी इस सेंटेंस की बात करें तो ये जो टेंस चेंज नहीं हुआ, एग्री का एग्री रख दिया। अगर इसकी बात करें तो इसने वोज किया और एक्स्ट्रा उत्तेजना वाली कोई बात ही नहीं थी। तो इसमें जो ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड का सही आंसर होगा। पिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम हॉलीडे पे थे, वी स्पेंड टू मनी, यानी हमें डिटरमिनर का प्रयोग करना है। देखिए मैनी के बाद आने वाली जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है और मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ए फ्यू के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, सम के बाद काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। लेकिन ये जो टू है ना, टू
टू के बाद अपन सम का प्रयोग नहीं करते, टू के बाद डेफिनेटली मच का यूज होना है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। सिलेक्ट द राइट स्पीक्स, यानी हमको प्रीफिक्स स्पीक्स का प्रश्न पूछा था जिसमें हमको प्रत्यय लगाना था और वर्ड दिया था आइकॉन। क्या वर्ड दिया था? आइकॉन दिया था। आइकॉन के साथ आइकॉनर, आइकॉनफुल, आइकनेबल नहीं हो सकता, बड़ा इजी प्रश्न था, आइकॉनिक होगा। आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी हमें वन वर्ड का यूज करना है दिए गए स्टेटमेंट के लिए। और स्टेटमेंट क्या दिए गए देखिए, ए स्टेटमेंट और प्रोपोजन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू। इससे एक जो लंबा चौड़ा तथ्य दिया गया है, ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि पेपर लंबा चौड़ा है। इसका सही आंसर है एक्जियम। सही आंसर निकल के आएगा एक्जियम, जिसको बहुत से लोग हैं जिस बात को सही मानते हैं उसके लिए अपन एक्जियम मानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। चलिए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, यानी कि आजकल एक ट्रेंड चल रखा है। पहले हम क्या करते थे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे। आजकल जितने भी पैसिव वॉइस के वाक्य डाले जा रहे हैं वो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करवाए जा रहे हैं। तो देयर इज नो सोप टू बी लेट, देयर इज नो सोप टू बी लेट, ये तो पैसिव वॉइस का वाक्य है। हमें कौन सा लेना है? एक्टिव वॉइस का वाक्य लेना है। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने वाली है। उसका जो पैसिव वॉइस होता है वो होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर इज नो सोप टू बी लेट। तो अगर इसमें अपन बात करें तो देयर इज नो सोप टू बी लेट, सोप्स आर लेट देयर बी सोप टू लेट, इसमें बी का यूज नहीं हुआ। इसमें देयर इज नो सोप टू लेट, यानी सॉरी एक्टिव लेना था, इसमें तो बी दे रखा था। लेट देयर, इसमें बी का यूज होगा, नहीं हो सकता। लेट में नहीं हो सकता। सोप आर देयर टू बी लेट नहीं हो सकता। देयर इज नो सोप टू लेट, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा देयर इज नो सोप टू बी लेट। और ये बताया था मैंने, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट आता है। 62 नंबर प्रश्न देखिए। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पैसिव वॉइस के वाक्य ज़्यादा डाले गए। अपना वाक्य क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट दिस व्यूज, यानी कि पैसिव वॉइस का वाक्य है तो हमें इसको चेंज करना था, करेक्ट पैसिव वॉइस देना है। तो द प्राइम मिनिस्टर, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में लेके जाना है। तो इसका देखिए आप ऑब्जेक्ट क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये इसका ऑब्जेक्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डाला जाएगा। देखिए कितना इजी था, चारों ऑप्शन में से एकमात्र एक वाक्य में ऑब्जेक्ट डाला गया। ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वोज, यानी कि यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस कैच भी लगाते हैं। 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो हमेशा की तरह कुछ पर्सन ईजी है लेकिन बड़ा स्टैंडर्ड पेपर है वास्तव में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो स्पेस दिया गया है इसमें सही हमको ऑप्शन का चयन करना है। सी इज प्राउड दैट सी स्टारडम, यानी कि इसमें 2 क्लोज डाले गए हैं। पहला क्लोज देखिए प्रेजेंट का है, पहला क्लोज कौन सा है? प्रेजेंट का है, तो पास्ट की तो बात ही नहीं हो सकती। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अचीव, हो ही नहीं सकता। अकेले अचीव का यूज नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट लेना चाहें तो भी एस एस लगता है, तो अपना आंसर क्या बच गया? हैज अचीव्ड बच गया। इसका आंसर होगा 1। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड ईडियम, यानी कि आपको ईडियम दिया है और ईडियम का सही आंसर हमको बताना है। बिहेवियर ऑफ द फेलो, कि उन साथियों से सावधान रहें, उन लोगों से सावधान रहें। ही इज ए वोफ इन शीप्स क्लोथिंग, और ये जो ईडियम है इसका सही आंसर होता है हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइंड ईडियम फ्रेज। एक ईडियम दिया है टू थ्रू डाउन द ग्लोब मीन्स, कि इसका सही हिंदी मीनिंग अपना करना चाहे तो क्या होगा? टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मानना तो नहीं होता। टू रिजेक्ट एन ओनर, ओनर को रिजेक्ट करना भी नहीं होता। टू रिजोर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स, ये भी नहीं होता। टू गिव ए चैलेंज, इसका मतलब होता है टू थ्रो डाउन द ग्लोब, मतलब किसी व्यक्ति को चैलेंज देना। तो 65 का सही आंसर निकल के आएगा, वो चौथा आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इजी प्रश्न था। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंजक्शन का वाक्य था, यानी कि पेयर में दिया है नाइदर के बाद आइदर नहीं आ सकता,
आइदर के बाद नोर नहीं आ सकता, नाइदर के बाद और नहीं आ सकता, तो पेयर क्या बचा, नाइदर नोर बचा। जिस बच्चे ने थोड़ा सी भी अध्ययन किया वो आसानी से इस प्रश्न को हल करके आया। नाइदर यू नोर आई वो सिलेक्टेड, जिसका सही आंसर नाइदर नोर था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया का सही रूप भरना था। द सन ड्यूरिंग द डे, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ था, कौन सा था, यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है। इट मीन्स इसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करें तो इसमें आंसर आएगा साइंज। He waited long as the next candidate was only a few minutes late. He waited long as the next candidate have only a few minutes late. इसमें सही हमको वर्ब देना था। इसमें didn't have to, didn't need to, hadn't go to, hadn't have to। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर होगा didn't have to, didn't have to। He didn't have to wait long, उसको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एट द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली फ्यू मिनट लेट, की जो नेक्स्ट कैंडिडेट था वो थोड़ा ही लेट था। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका सही आंसर 1 नंबर था। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स, पहले स्पिक्स पूछा था, अब की बार हमको प्रीफिक्स पूछा है। और प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग करना है। मिसअंडरस्टैंड होता है, मिसजज होता है, मिसफायर होता है, बट मिस लाइक नहीं होता, मिस लाइक नहीं होता। डिसलाइक हो सकता है, डिसलाइक हो सकता है, अनलाइक हो सकता है, बट ये कभी मिस लाइक नहीं हो सकता। इसका मतलब ए सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम, हमको पर्यायवाची बताना है ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या होता है, आकर्षक होता है। किनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका हिंदी अर्थ अट्रैक्टिव नहीं है, जिसका जो मीनिंग है वो आकर्षक नहीं है। देखिए अपेलिंग तो लुभावना आकर्षक होता है, प्रेटी भी होता है, कैप्टिवेटिंग भी होता है। जो रिप्लेसिव है, रिप्लेसिव का मतलब लुभावना या आकर्षक नहीं होता। रिप्लेसिव इसका ऑब्जेक्ट वर्ड है, इसका ऑब्जेक्ट वर्ड है। तो 70 का जो सही आंसर आया वो रिप्लेसिव आ गया। चलिए अपन 71 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो 71 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है, द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इंटू 4 पार्ट्स, कि एक वाक्य को 4 पार्ट में बांटा गया है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, उससे पार्ट का चयन करना है जो ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत है। पहला देखिए, द वर्स्ट इंसिडेंट, यानी कि वर्स्ट से पहले द का प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इन्वॉल्व्ड ए स्टाफ मेंबर, बिल्कुल करेक्ट है। हु वेंट कंप्लीट इनसेन, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, ये भी कंप्लीट है। तो इसका ये जो आंसर था ना, हु वेंट कंप्लीट नहीं होता, इसका होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। हु वेंट कंप्लीटली इनसेन, की कौन बिल्कुल से पागल हो गया। तो इसमें ये जो 3 नंबर ऑप्शन था इसका ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत यूज किया गया था, क्योंकि कंप्लीट की जगह कंप्लीटली आना था। तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 72, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि टेंस का सही यूज करना है। आई टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड, देखिए अपन बात करें विल बी गोइंग, यानी कि यस्टरडे आ रखा है तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो सकती। वर की यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वर का यूज तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में होता है, यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है। अकेला गविंग कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्रेसिव वर्ब है वो इजार एंड वोज वर्ब के साथ आती है। तो अपना जो सही आंसर निकल के आया वो आएगा वोज गविंग, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड, ही विल रिमेन वो घर पे ही रहेगा। ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड, जब तक उसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता वो कहाँ रहेगा, घर पे रहेगा। तो देखिए होम से पहले अपन इन नहीं लगाते, इन होम नहीं होगा, फॉर होम नहीं होगा, बाई होम नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आया, एट होम निकल के आया। तो ही विल रिमेन एट होम, ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए मैंने पहले ही कहा था वॉइस के कम से कम 5-6 वाक्य डाले गए हैं, वॉइस को बड़ा महत्व दिया गया है। करेक्ट एक्टिव फॉर्म यानी कि वाक्य दिया पैसिव का और हमें एक्टिव में लेके जाना है। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, इस प्रकार के वाक्यों को साथ साथ में आप देखिए कि कैसे हल किया जाता है। देखिए इसमें एच भी क्या डाली गई, वॉज डाली गई। इट मीन्स एक्टिव वॉज के वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, यानी कौन से टेंस का था, पास्ट इंडेफिनिट का था।
पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य का चयन कर लीजिए। प्रियंका इज वाला नहीं हो सकता, हैज बीन वाला नहीं हो सकता, इज गोइंग वाला नहीं हो सकता, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, ये इसका करेक्ट आंसर है। चूज द वर्ड विच मीन्स टू फ्लोइंग कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, कि मिलिट्री के लिए सबसे जो आवश्यक जो बात है वो है कंस्क्रिप्शन, कंसीलमेंट, सब्सक्रिप्शन, नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा कंसीलमेंट, सॉरी ये नहीं होगा, कंस्क्रिप्शन इसका सही आंसर होगा, कंस्क्रिप्शन ये है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। चलिए 76 पे चलते हैं। इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशन, बड़ा शानदार वाक्य था। देखिए अब इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश तो एडजेक्टिव है, लेकिन किसी भी एडजेक्टिव से पहले अपन आर्टिकल द लगाते हैं। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल द लगाते हो तो वो नाउन का रूप धारण करती है, और नाउन कौन सी बनती है, प्लूरल बनती है। इट मीन्स देखिए हैव दे रखा था तो इसमें आंसर आएगा द इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य दिया गया, सिंपल दिया गया, उसको नेगेटिव में लेना है। वेल डन मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, वेल डन मूवीज अच्छी मूवी हमेशा लोगों का क्या करती है, मनोरंजन करती है। ये तो इसका सिंपल है। वेल डन मूवी डू नॉट एंटरटेन, ये तो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अनवेल मूवीज नहीं हो सकता, अनवेल मूवीज नहीं होता। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन नोट नहीं हो सकता, एंटरटेन नोट। वेल मेड मूवीज नेवर, देखिए ऑलवेज को किस में चेंज कर दिया, नेवर में चेंज कर दिया, और साथ में फेल कर दिया, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 4 नंबर। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव को किस में लेके जाना है, नेगेटिव में लेके जाना है। क्या वाक्य देखिए, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये एकदम से सिंपल वाक्य था, इसको हमें नेगेटिव में लेके जाना है। नो फायर नो स्मोक नहीं हो सकता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इस पर चर्चा करेंगे। स्मोक एंड फायर नहीं हो सकता, ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता। आंसर हमारा रहेगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, की आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। 78 का 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट था। चूज द ऑप्शन दैट हैज बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन इडियम, फिर दोबारा एक इडियम डाला गया। इडियम क्या कहता है, द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम, इसका जो सही आंसर निकल के आएगा प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप टू इन 4 पार्ट्स, इस प्रकार का दूसरा वाक्य है ये, कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, देखिए यहाँ देखना है, हमें उस वाक्य का चयन करना है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। फॉर द यूथ एंड फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड, बिल्कुल करेक्ट है। इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ, देखिए यहाँ पे गलत है, लॉट ऑफ नहीं हो सकता, या तो लॉट ऑफ हो सकता है या फिर ए लॉट ऑफ हो सकता है, ए लॉट ऑफ। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस है बिल्कुल इनकरेक्ट है, और हमें यही पूछा गया है कि रॉन्ग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अपने 80 क्वेश्चन हल हो गए, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए, फटाफट आपको मैं 100 प्रश्नों के आंसर बता देता हूँ। चूज द वर्ड विच मीन्स फ्लोइंग, हमें वन हु कम्स ए सेटलर इनटू फॉरेन कंट्री, देखिए एक तो होता है प्रवासी, एक होता है उत्प्रवासी, कि एक व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर यहाँ हमारे देश में सेटल हो जाता है उसको कहते हैं कम इन, कम फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा 1 वर्ड, वो होगा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट बोथ नहीं, पहला होगा इमिग्रेंट, ये इसका होगा। वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, कि विदेश से आकर कोई व्यक्ति किसी देश में अगर वहाँ रहने लग जाता है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। आई ए प्ले बाई प्रिंटर, कि प्रिंटर के द्वारा जो कोई लेख है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए रीडिंग अकेला नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि प्रोग्रेसिव वर्ब में इजारम रोजवर आता है। हैव रीडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये हैज हैव इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैड बीन के साथ भी रीड नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है, तो बच गया क्या, एम रीडिंग आ गया। आई एम रीडिंग ए प्ले बाई प्रिंटर, कि प्रिंटर के द्वारा लिखा गया जो कोई नाटक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। 83, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस,
हमें एक ऐसे वर्ड को इसमें लेना है जिससे इसका पूरा सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो जाए। आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इज द मोस्ट लास्टिंग, इज द मोस्ट लास्टिंग, यानी कि आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द मोस्ट लास्टिंग, इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑब्जेक्ट्स। अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। 84 नंबर जो प्रश्न है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, की सभी बीमारियों का जो इलाज है वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट, ये तो दिवालिया होता है। क्योर, इलाज होता है। साइकोलॉजी नहीं होता। तो ये जो है पेनेसिया, इसका मतलब होता है रामबाण औषधि। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। चूज द स्पीक्स, पहले प्रीफिक्स पूछा, अब की बार क्या पूछा गया? स्पीक्स पूछा गया। दैट मीनिंगफुली कंप्लीट दिस सेंटेंस, हमें इस वर्ड के साथ स्पीक्स का प्रयोग करना है जिससे इस वर्ड सेंटेंस का सेंस है वो क्लियर हो जाए। इट सीम्स ही वॉज ए वेरी फोटोग्राफ, फोटोग्राफ नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा इसके साथ स्पीक्स लगाएं ताकि इसका सेंस पूरा हो जाए, यानी कि फोटोग्राफी मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोएबल मेमोरी, फोटोफुल नहीं, फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज करे जाएगा। मेमोरी नाउन है, मेमोरी क्या है? नाउन है। तो इसका सही आंसर आएगा आईसी वाला। चलिए 86 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 86 नंबर कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स, द जर्मन अथॉरिटीज टू ऑफ यूजिंग दैम। देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि हमें हमेशा ये पता है कि अगर अपन सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें, सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है कि अगर पहला क्लोज पास्ट टेंस का हो तो दूसरा क्लोज भी किस में रहने वाला है? पास्ट में रहने वाला है। इट मीन्स विल कट गया, थिंक कट गया, आर थिंकिंग कट गया। अपना आंसर क्या रहा? थॉट रहा। After the French police had successfully used dogs, the German authorities to thought of using them. ये इसका सही आंसर। 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चूज द प्रीफिक्स, स्पीक्स प्रीफिक्स बहुत ज़्यादा डाले गए, वॉइस के प्रश्न भी ज़्यादा डाले गए। चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, हमें प्रीफिक्स लगाना है किसके साथ? फेयर के साथ। इट वॉज रादर फेयर दैट आई अलोन वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट अर्ली फॉर द मीटिंग। तो फेयर के साथ एज नहीं हो, एफ नहीं हो सकता, डिसअफेयर नहीं हो सकता, इनअफेयर नहीं हो सकता, अनअफेयर होगा। क्या होगा? अनअफेयर। 88 चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सही सेंटेंस को चयन करना है। 4 वाक्य डाले गए, 4 में से कौन सा सही है? देखिए रिले ये नहीं होता, रिलाइज, रिपीट, रिले ये वर्ड सही है। रिलाई चिटली ऑन योर ओन एफर्ट्स, इसका सही आंसर वो रहेगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 89 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिक्ड वर्ड, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। देखिए सॉरी फ्यूचर, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यूचर लिखा है, तो फ्यूचर तो नहीं हो सकता। जो फार्दर है ये दूरी को बताता है। किसको बताता है? दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। फैक्टर फार्देस्ट ये नहीं हो सकता, तो अपना सही आंसर निकल के आएगा फर्दर। 90 नंबर की बात करते हैं। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। देखिए कितना इजी प्रश्न, यूजुअल, अनयूजुअल, अनयूजुअल, तो इसका सही आंसर होगा 4 चलिए 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 91 नंबर क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमें एक फ्रेज का यूज करना है। द ओनर ऑफ द हाउस, कि घर का मालिक, एंड गेव अस ए बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, कि जब हमारी कार खराब हो गई तो घर के मालिक ने हमें एक बेड दिया और हमें घर के अंदर बुलाया। टुक ऑफ तो अलगाव दर्शाता नहीं होता है, टुक अस ऑन नहीं हो सकता, टुक अस फॉर नहीं हो सकता, टुक अस इन, टुक अस इन का अर्थ होता है इनटू, अंदर लेके जाना। तो 91 का सही आंसर था 1। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। कुड यू गिव मी ए हैंड विद दिस, कुड यू गिव मी ए हैंड विद दिस, इसका सही आंसर होगा ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड, ये इसका सही आंसर होगा। 93 कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, यानी कि कौन सा वाक्य है? इंटेरोगेटिव है। कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है।
अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसको कौन सी सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है? सिंपल में करना पड़ता है। कंजक्शन क्या आता है? कंजक्शन WH वर्ड आता है। इसमें अगर इज दिया है तो एच भी क्या लगेगा? वोज लगेगा। इतने रूल के आधार पर आसानी से हम हल कर सकते हैं। ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। देखिए ही ठीक है, मोहन है उसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि कई बार ऐसा इन्वर्ज आता है सेंटेंस में और प्रश्नवाचक वाक्य में सेड टू की जगह आस्क्ड लगाते हैं। ही आस्क्ड मोहन, WH वर्ड आ गया व्हेन, और ये जो सिंपल बनाएंगे तो नेक्स्ट पहले आ जाएगा। द नेक्स्ट ट्रेन और इज का क्या हो गया? वोज हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, सबसे पहले आगे जाना ही नहीं पड़ा हमको। हिज वोज गार्डनिंग यानी कि बागवानी। वकेशन, वैकेशन, वैकेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीकाकरण होता नहीं होता है, वैकेशन भी नहीं होता। तो ये वैकेशन होता है, एक अवेकेशन होता है। ये जो तो पेशा है वो जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर इनका होता है। अगर ये हॉबी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हॉबी की, तो यहाँ सही आंसर आएगा अवेकेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइस इज फूड ऑफ द बंगालीज, कि जो चावल है वो बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन है। अब मुख्य की इंग्लिश क्या होगी बताइए? प्रिंसिपल तो नहीं होता सीधा, ये स्पेलिंग भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल। एक तो होता है मुख्य। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना, और उसका सही आंसर होगा हैप्पी। चेंज द फ्लविंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। हमें एक के 20 में बोधक वाक्य दिया गया है, उसको असर्टिव में चेंज करना है। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, जो ब्यूटीफुल वाला होता है ना उसको वेरी में चेंज करना पड़ता है। किसमें चेंज करना पड़ता है? वेरी में। देखिए कौन सी वाक्य में वेरी आया है। द नाइट अपीयर टू बी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल इज द नाइट नहीं हो सकता, नाइट सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। देखिए वेरी एक ही सेंटेंस में डाला है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टॉकेटिव होता है बातूनी। टॉकेटिव क्या होता है? बातूनी, वन हु टॉक टू मच, और इसका सही जो सिनोनिम होगा ग्रीडी लालची होता है, सेलो उथला होता है, एविल बुरा होता है, गैरुलस और टॉकेटिव एक दूसरे के सिनोनिम है, से आंसर होगा गैरुलस। चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। वी ट्राइड एवरी प्लान, कि हमने प्रत्येक योजना का प्रयास किया, प्रत्येक योजना पे काम करने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर होगा वी लेफ्ट नो प्लान अनटाइड। एवरी प्लान वॉज नॉट टू टाइड नहीं हो, ट्राइड नहीं हो सकता। ट्राइड नोट अन्य प्लान नहीं हो सकता। नो प्लान नहीं हो सकता। वी लेफ्ट नो प्लान अनटाइड, ये इसका सही आंसर होगा। वो लास्ट आपका जो 100th क्वेश्चन था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, स्पीच का था। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। वी हैड बेटर गो शेड द गेटिंग अप। तो इसका अगर अपन इनडायरेक्ट स्पीच निकालना चाहें तो देखिए सी सैड इन हरी वाला तो हो ही नहीं सकता, मस्ट वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सी सैड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार हमने 51 नंबर से लेकर 100 नंबर जब तो प्रश्न थे उनका एकदम से स्टिक आंसर आपको बताने का मैंने प्रयास किया। जितना भी पेपर था, अगर ऑल ओवर पेपर की मैं बात करूं तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो लेकिन पेपर इतना इजी भी नहीं था। कुछ सेंटेंस हैं वो इजी डाले गए, लेकिन अगर हम बात करें तो पूरा पेपर बड़ा स्टैंडर्ड पेपर था। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा ही अच्छा था, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार था। और जो प्रश्न डाले गए उनमें वॉइस के प्रश्नों का ज़्यादा बोलबाला रहा। साथ में मैं बात करूं तो सिनोनिम एंटोनिम भी ज़्यादा पूछे गए। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा पेपर हुआ। जिन विद्यार्थियों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन विद्यार्थियों का पेपर थोड़ा वीक रहा तो मैं माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट पेपर में उनका भी अच्छा पेपर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।